समस्तीपुर स्टेशन के पास वसा था एक छोटा सा गांव बाजी, जहां एक पुराने मकान में रहते थे दो बूढ़े दंपति, काशीनाथ और सुषमा। उनका एक लड़का था रोहन, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शहर में रहता था। रोज की तरह आज भी जया घर में मुंह फुलाकर बैठी थी और अपने पति रोहन का इंतजार कर रही थी। चाहे जो हो जाए, आज फैसला करके रहूंगी, आने दो इन्हें। तभी रोहन हाथ में बैग टांगे हुए घर में एंट्री करता है और जया को गुस्से में देखकर पूछता है, अब आज क्या हुआ? जब भी घर आता हूँ ऐसे ही मुंह फुलाए मिलती हो, आज क्या आफत आ गई? अच्छा, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं कि क्या बात है। मुझसे अभी ये सब सहन नहीं होगा। अरे क्या सहन नहीं होगा? कुछ बताओगी भी या सिर्फ यही करती रहोगी? एक बात ध्यान से सुन लो, मुझसे ये सब घर के काम धाम नहीं होंगे। या तो नौकर लगाओ, नहीं तो मैं चली। देखो, मुझे ये रोज रोज अपने मायके जाने की धमकी मत दिया करो। हम इतने भी अमीर नहीं हैं। एक छोटी सी दुकान है हमारी, उसमें जैसे तैसे ये घर चलता है। नौकरों का खर्चा कैसे उठाएंगे? शहरों में सब अपना काम खुद करते हैं, तुम भी आदत डाल लो। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझसे नहीं होगा ये सब काम। मुझे नहीं डाली कोई आदत। अगर तुमने नौकर का इंतजाम नहीं किया तो बच्चों को लेकर अपने घर चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले। अरे तो कहाँ से लेकर आऊं पैसे? चोरी डकैती करूं क्या? चोरी डकैती की कोई जरूरत नहीं है। अपने गांव वाला वो खंडर मकान बेच क्यों नहीं देते? क्या रखा है उसमें ऐसा? अच्छा, वो मकान बेच दूं, फिर अपने बूढ़े माँ बाप का क्या करूं जो उसमें रहते हैं? यहां ले आऊं? तुम करोगी उनकी सेवा? मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे पैसे चाहिए। मैं नहीं करूंगी कोई भी काम। आगे तुम देख लो। ठीक है, ये सब नाटक बंद करो। मैं दुकान राजू के भरोसे छोड़कर कल गांव के लिए निकल जाऊंगा। वहां जाकर करता हूं कुछ। रोहन अगले दिन अपनी कार से गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते वो सारा प्लान बना लेता है। गांव पहुंचते पहुंचते रोहन को रात हो जाती है। वो अपने गांव के घर में प्रवेश करता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। अरे रोहन बेटा, इतनी रात में अचानक कैसे आना हुआ? न आने की कोई खबर न कुछ। अरे बस आप दोनों की बहुत याद आ रही थी तो आ गया, और बहुत दिनों से गांव भी नहीं आया था तो सोचा चलता हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गया। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। ये बता, हमारा मुन्ना भोलू कैसा है? अरे सब कुछ अभी पूछ लोगी क्या? इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा और भूखा भी होगा। पहले इसे कुछ खिला दो, फिर पूछ लेना जो भी पूछना हो तुम्हें। अरे नहीं पिताजी, रास्ते में भूख लगी थी तो एक ढाबे पर रुककर खा लिया था खाना। अब भूख नहीं है। ठीक है, अभी आराम कर ले बेटा, सुबह बात करते हैं। रोहन और उसके बूढ़े माता पिता सो जाते हैं। सुबह के 4 बजते ही रोहन के पिता टहलने निकल जाते हैं। सुबह जब रोहन सोकर उठता है तो अपने पिता को घर में न देखकर वो अपनी माँ को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। माँ, अब आप दोनों का यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप दोनों अब बूढ़े हो चुके हो। यहाँ कौन है आपको देखने वाला? बेटा, इस गांव में ही हमारी जिंदगी बीत गई। अब इस उम्र में इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप दोनों मेरे साथ चलो, हम शहर में एक साथ रहेंगे। आपका नाती भोलू आपको बहुत याद करता है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन तेरे पिताजी कौन समझाएगा? वो नहीं मानेंगे। उनको इस घर से बहुत लगाव है। घर तेरे दादाजी ने बनवाया था। तेरे पिताजी इस घर में बहुत सुकून मिलता है। अरे माँ, क्या रखा है इस खंडर जैसे घर में? कभी भी गिर सकता है ये। और पिताजी को आप समझाओ माँ, आपको भोलू से नहीं मिलना क्या? ठीक है, इन्हें आने दे, फिर मैं बात करती हूँ। माँ बेटे की बातें चल ही रही होती हैं। तभी रोहन के पिता काशीनाथ जी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में? जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं जी, बस मैं तो भोलू के बारे में पूछ रही थी कि कितना बड़ा हो गया, कैसी कैसी शैतानी करता है। हमारा भोलू तो बड़ा ही नटखट है। रोहन बेटा, तुम बहू को और हमारे प्यारे भोलू को क्यों नहीं लाए? उन्हें हमारी याद नहीं आती क्या? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वो दोनों तो आपको पूरे दिन याद करते हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ आपको लेने भेजा है। मतलब तुम हम दोनों को यहाँ लेने आए हो? जी हाँ, ये हमें साथ ले जाना चाहता है अपने। मुझे भी भोलू की बहुत याद आती है। हम भी अब इस बुढ़ापे में यहाँ क्या करेंगे? क्यों ना हम वहाँ चलकर सब साथ रहें। देखो भाग्यवान, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं। हमारा पूरा जीवन गांव में बीता है। हम शहर के माहौल में नहीं ढल पाएंगे। कुछ दिन सबको अच्छा लगता है, बाद में तुम्हारे बेटा और बहू भी हमसे परेशान हो जाएंगे। क्यों रोहन, बेटा सही कहा ना? अरे नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है।
बल्कि आप दोनों के होने से तो घर में रौनक रहेगी। इतने प्यार से लेने आया है, चलते हैं ना इसके साथ। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो कुछ दिन बाद लौट आएंगे। यहाँ से कुछ चला नहीं जाएगा आपका। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। ये सुनते ही रोहन और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रोहन की खुशी का कारण कुछ और ही था। उसी शाम को जब काशीनाथ अपनी पत्नी के साथ कुछ फल और मिठाई लेने बाजार आए थे, तभी पीछे से रोहन घर की छानाबीनी करके घर के कागजात ढूंढ लेता है और अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गांव का घर एक साहूकार को बेच आता है। ठीक है तो भाई, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। आज से वो घर मेरा हुआ। आज से नहीं, कल से। कल मैं अपने माता पिता को लेकर शहर चला जाऊंगा, फिर वो घर तुम्हारा। रात को सुषमा देवी अपने सामान का बक्सा तैयार कर लेती है। जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। अरे भाग्यवान, कितना सामान रखोगी? लौट के वापस नहीं आना क्या? थोड़ा सा ही तो सामान है, इतने दिनों बाद जा रहे हैं तो कुछ दिन तो रहेंगे ही। अगले दिन रोहन अपने माता पिता के साथ शहर की तरफ चल देता है। रास्ता काफी लंबा था। गाड़ी में बैठे बैठे बूढ़े माता पिता थक कर सो जाते हैं। घर आते आते रात हो जाती है। सभी घर में अंदर जाते हैं। अंदर जया और भोलू को देखकर रोहन के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जया बोलती है, माँ और पिताजी, आप दोनों थक गए होंगे, आप अंदर चलकर थोड़ा आराम करिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। जी पिताजी, आप दोनों यात्रा में थक गए होंगे। आप पहले थोड़ा हाथ पैर धो लीजिए, फिर सब खाना खाएंगे। दादू आ गए, अम्मा आ गई। देखो हमारा भोलू कितना खुश है। अभी थोड़ा हाथ मुंह धोकर आता हूँ बच्चे। रोहन के माता पिता अंदर वाले रूम के वॉशरूम में हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही जया बोली, जिस काम से गए थे हुआ वो काम, या फालतू में ही इन दोनों को लाद कर ले आए मेरी जान खाने को? अरे थोड़ा आराम से बोलो, कहीं सुन ना ले वो। और हाँ, हो गया वो काम। मैं चुपके से गांव का मकान बेच आया। लो ये पैसे, अब रोज रोज मेरी जान मत खाना। रोहन जया को पैसे दे देता है। पैसे पाकर जया बहुत खुश हो जाती है। फिर रात में सब बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह रोहन दुकान के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही जया अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। अरे बेटी, ये टीवी जरा चल जाएगी क्या? मुझे सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत है। तुम्हारे घर अखबार आता ही नहीं है, तो सोचा थोड़ी खबरें टीवी में ही देख लेता हूँ। पिताजी, ये टीवी बिजली से चलती है और बिजली का बिल भरने के लिए पैसे लगते हैं। हमारे यहाँ कोई पेड़ नहीं लगा पैसे का जो यूं ही बिजली फूकते रहे। जय अपनी कड़वी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर पिताजी का मुंह लटक जाता है। बेटी जया, खाना पकाना मैं मदद कर दूं तेरी कुछ? क्या खाना? वो भी आप पकाओगी? माँ जी, ये शहर है, यहाँ गांव की तरह ग्वारों वाला खाना नहीं खाते। आप एक काम करो, ये बर्तन पड़े हैं इन्हें धो लो, इसके बाद थोड़ा झाड़ू पोछा भी लगा देना। बहू की ऐसी भाषा सुनते ही सास के तो जैसे चेहरे के रंग ही उड़ गए। जया अपनी सास से पूरे दिन काम कराती और उसे ताने देती रहती। बेचारी सुषमा देवी बिना कुछ बोले सारा काम करती रहती। भोलू, मेरे बच्चे जरा पानी देना, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी, भोलू कोई घर का नौकर नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है। आप पूरे दिन फालतू बैठे रहते हो, आप उठकर पानी भी नहीं पी सकते? घर में हो रहे इस तरह के व्यवहार से दोनों बहुत दुखी हो गए थे। शाम को जब दोनों साथ बैठे थे तब, मुझे ऐसा लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे यहाँ घुटन होने लगी है, अब और यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। हाँ, यहाँ रहकर करेंगे भी क्या? ऐसा लगता है जैसे हम दोनों इन पर बोझ हों। पूरे दिन हमें कोसते रहते हैं। रोहन के आते ही मैं उससे बोलता हूँ कि हमें फिर से गांव छोड़ाएं। वैसे भी बहुत रह लिया यहाँ। रात को रोहन जब घर आ जाता है तो उसके पिता आकर बोलते हैं, रोहन बेटा, काफी दिन हो गए यहाँ। हम सोच रहे थे कि अब गांव वापस चले जाएं। तुम हमें कल गांव छोड़ दो। पिताजी, गांव कोई यहाँ पास में तो रखा नहीं है जो मैं आपको छोड़ाऊं। मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, फालतू नहीं हूं मैं। मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम मिलेगा तब छोड़ाऊंगा। बेटे की ऐसी बातें सुनकर काशीनाथ मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब रोहन जया के साथ था, आज पिताजी मुझसे बोल रहे थे मुझे गांव वापस जाना है। मैंने भी बोल दिया मुझ पर अभी टाइम नहीं है। तुम बिल्कुल मूर्ख हो क्या? अच्छी भली बला टल रही थी तो क्यों नहीं जाने दिया? यहाँ दोनों मिलकर मेरी जान खाते रहते हैं।
हमें पैसे मिल गए, अब हमें क्या जरूरत इन दोनों की। जाने दो इन्हें। मूर्ख मैं नहीं तुम हो। अगर ये गांव चले गए और वहां जाकर इन्हें पता चल गया कि मैं गांव का मकान बेच आया हूं, फिर क्या होगा? तो क्या पूरी जिंदगी यही रखने का विचार है क्या इन्हें? अरे अब उनकी जिंदगी बची ही कितनी है, जरा दिमाग से काम लो। कुछ टाइम की ही तो बात है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं इन गवारों के साथ और नहीं रह पाऊंगी। समझ आ गया ना तुम्हें? रोहन से बात हुई मेरी गांव जाने को लेकर, लेकिन वो बोल रहा था कि उस पर समय नहीं है हमें छोड़ने के लिए। हाँ, हम जैसे बूढ़े और फालतू लोगों के लिए क्यों समय होगा उसके पास। अरे तुमको ही तो रहना था अपने बेटे और बहू के साथ शहर में, अब लो आनंद यहाँ का। मुझे क्या पता था कि हमारे साथ इस तरह व्यवहार होगा यहाँ। इससे अच्छा तो हमारा गांव ही है। कम से कम इज्जत की तो रोटी खाते हैं। हम वही वापस चलते हैं, अपने गांव के घर में ही सुकून से रहेंगे। रोहन के पास तो समय नहीं है, क्यों ना हम दोनों यहाँ से ट्रेन से चलें। कल ही पता करता हूँ ट्रेन की। अगले दिन रोहन सुबह दुकान के लिए निकल रहा होता है, तभी उसके पिताजी बोलते हैं, अरे रोहन बेटा, तुम पर तो समय नहीं है। अगर यहाँ से कोई ट्रेन जाती हो तो हम खुद ही चले जाएंगे। पिताजी मैं दुकान जा रहा था, तुमने सुबह सुबह मुझे टोक दिया। अब पूरे दिन दुकानदारी खराब जाएगी और मुझे कोई जानकारी नहीं है ट्रेन की। मुझसे बार बार एक ही विषय पर बात मत किया करो। ऐसा बोलकर रोहन वहाँ से निकल जाता है और रोहन के पिता फिर से एक बार मायूस हो जाते हैं। अजी भाग्यवान, सुनती हो? बहुत हो गया काम, रखो इस झाड़ू को और अपना सामान लो। ट्रेन या बस कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा जाने को। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो? हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता, कहाँ भटकेंगे इधर उधर। मैंने एक बार बोला ना, सामान उठाओ और चलो मेरे साथ जल्दी। बूढ़े माता पिता घर से सामान का बक्सा लेकर निकल जाते हैं। वो शहर से अनजान थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। अरे बेटा, ये स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा है? अरे अंकल, आप यहाँ कहाँ आ गए? स्टेशन से तो यहाँ से बहुत दूर हैं। आप एक काम करिए, आप यहाँ से ऑटो बुक कर लीजिए, वो आपको सीधे स्टेशन ही छोड़ देगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको एक ऑटो दिखता है। दोनों उसमें बैठ जाते हैं और स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। बेटा, ये समस्तीपुर की ट्रेन कब आएगी? हम गांव के लोग हैं, पहली बार आए हैं, जरा देखकर बता दोगे क्या? ताऊ जी, समस्तीपुर की तो अभी 5 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है। दोपहर में 3 बजे आएगी, तब तक आप यहाँ स्टेशन पर ही इंतजार कीजिए। दोनों थके हुए और भूखे बूढ़े माता पिता स्टेशन पर ही ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। 5 घंटे बाद ट्रेन आ जाती है और दोनों उसमें बैठकर निकल जाते हैं। अब चिंता मत करो, जल्दी ही अपने घर पहुंच जाएंगे। जीवन का असली सुकून गांव में ही है। जी, सच कह रहे हो आप। मुझे लगा था हमें बहुत सम्मान मिलेगा अपने बेटे के घर, बहू हमारी सेवा करेगी, लेकिन वो तो उल्टी हमसे सेवा करा रही थी। और सम्मान तो करना जैसे वो जानते ही नहीं। हमारी एक संतान है, इसे पढ़ाने में हमने सब कुछ बेच दिया। भले ही खुद भूखे रहे, लेकिन उसे सारी सुख सुविधाएं दी। हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, कम से कम सम्मान से बात तो कर सकता था। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हमारे लिए तो हमारा गांव का घर ही सबसे अच्छा है, वहीं सुकून से रहेंगे। समस्तीपुर आते आते रात हो जाती है। दोनों बुजुर्ग ट्रेन से उतर जाते हैं। गांव स्टेशन से थोड़ा दूर था और रात में कोई साधन मिला नहीं, इसीलिए दोनों ने पैदल जाने का फैसला किया। कुछ समय बाद दोनों घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है कि उनका घर खुला हुआ है और उसमें से एक आदमी निकल रहा होता है। अरे भाई, तुम कौन हो जो इतनी रात में मेरे घर से निकल रहे हो? तुम चोर हो क्या, जो ताला तोड़कर घुस गए थे? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? ये मकान मेरा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने यहाँ के साहूकार से खरीदा है। अरे भाई, ये मकान तो हमारा है। अभी कुछ दिन के लिए हम शहर गए थे, हमारे पीछे से ये तुम्हारा कैसे हो गया? देखो, आप मेरा दिमाग मत खाओ। आपको जो भी पूछना है यहाँ के साहूकार से पूछो। उसकी बातें सुन के दोनों का सर घूमने लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो वहां से सीधे गांव के साहूकार के पास पहुंच जाते हैं। अरे इतनी सुबह सुबह कौन गेट खटखटा रहा है? ए धन्नू, जरा गेट खोल के देख कौन है।
तुम होते कौन हो हमारा मकान बेचने वाले? किसने अधिकार दिया तुम्हें हमारे मकान का? और चाचा, सुबह सुबह से मेरा भेजा मत खराब करो। मुझे कोई मुफ्त में नहीं मिला था तुम्हारा मकान। पूरी कीमत चुकाई है मैंने उस मकान की। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, अपनी संतान से पूछो। संतान से पूछो? क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सीधी बात करो। सीधी बात यह है चाचा, तुम्हारा बेटा रोहन मुझे वो मकान बेच कर गया था और उसकी पूरी कीमत लेकर गया है। ये सुनते ही काशीनाथ और सुषमा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वो वहां से मुंह लटकाकर वापस आ जाते हैं। सुबह हो गई थी। दोनों एक चौंतरा पर बैठ जाते हैं। इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब कहाँ जाएं हम? क्या ये दिन देखने के लिए पाला था हमने इसे? आप हिम्मत मत हारिए। हम दोनों बूढ़े लोग एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन काट लेंगे। क्या क्या सोचा था हमने। आज हमारे बेटे ने क्या दिन दिखा दिए हमें। चलो यहां से। अरे अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? अपना तो घर ही नहीं है। हमारी एक छोटी सी बंजर जमीन पड़ी है। दोनों मेहनत करके उसी में छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। अब यही बंजर सूखी जमीन ही हमारे जीने का सहारा है भाग्यवान। हमें मेहनत करके पहले एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी। हाँ, आप जंगल से लकड़ियाँ ले आइए। मैं कुछ घास फूस का इंतजाम करती हूँ। काशीराम जी के बूढ़े हाथों में एक बार फिर से कुल्हाड़ी आ गई थी। वे जंगल से लकड़ियां लाते और सुषमा देवी इस बुढ़ापे की अवस्था में अपने कंधों पर बोझा ढोती। दोनों ने कठिन परिश्रम किया और कुछ दिनों की मेहनत से एक छोटी सी कुटिया बनकर तैयार हो गई। हमारी मेहनत सफल हो गई भाग्यवान। अब कम से कम सिर छुपाने को जगह तो है हमारे पास। हमारे लड़के ने तो हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। हाँ, भगवान की कृपा से रहने का इंतजाम तो हो गया। अब खाने के लिए थोड़ी खेती करनी पड़ेगी हमें। लेकिन इस बंजर जमीन पर खेती करने से भी क्या फायदा? इस पर तो अनाज उग ही नहीं सकता। भगवान ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हमें उन पर विश्वास रखना होगा। यही बंजर जमीन ही हमें सहारा देगी। काशीनाथ जी ने हाथ में फावड़ा ले लिया और बंजर जमीन को खोदने लगे। तभी उनका फावड़ा एक ठोस चीज से टकराया और बहुत तेज आवाज हुई। ये देखकर दोनों सन्न रह गए। जब काशीराम जी ने अंदर गड्ढे में देखा तो वहां रखा हुआ था एक सोने का कलश जो आभूषणों से भरा हुआ था। हे भगवान, इतना सारा धन! हमारी तो तकदीर ही बदल गई। मैंने कहा था ना भाग्यवान, यही बंजर जमीन हमें सहारा देगी। भगवान ने आज फिर से हमारा साथ दिया। चलो सबसे पहले अपना पुश्तैनी मकान वापस लेते हैं। सबसे पहले काशीराम जी साहूकार के घर पहुंचते हैं। कीमत से दुगना पैसे दे रहा हूँ। मुझे मेरा मकान वापस चाहिए। समझ आया ना तुम्हें? अरे हाँ, बिल्कुल। दाम करे सब काम। आपको आपका मकान बिल्कुल खाली मिलेगा। आप जाइए आराम से। आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है। अपना घर आखिर अपना ही होता है। सही कह रहे हो। अपना घर ही अपना स्वर्ग है। अब सुकून से रहेंगे। लेकिन अभी एक काम और बाकी है भाग्यवान। अभी एक नालायक को सबक सिखाना है। कैसा काम? कौन नालायक? किसकी बात कर रहे हो आप? वही हमारा नालायक बेटा जिसने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। चलो शहर मेरे साथ। काशीराम जी ने शहर जाने के लिए एक टैक्सी बुक की। वो अपने बेटे से बदला लेना चाहते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी अब, इसीलिए शहर पहुंचते ही उन्होंने रोहन की छोटी सी दुकान के सामने वाला बड़ा रेस्टोरेंट खरीद लिया, जिससे वो रोहन को जलील कर सके। आज से ये रेस्टोरेंट आपका हुआ। आप अब जो चाहे करो। रोहन भाई, तुम्हें पता है ये सामने वाला रेस्टोरेंट गांव के एक बूढ़े आदमी ने खरीद लिया। गांव का बूढ़ा आदमी? आखिर कौन है वो? मेरे तो हमेशा से सपना था कि काश ऐसा रेस्टोरेंट मेरा हो। अच्छा तुम्हारा तो सपना ही रह गया और एक देहाती आदमी इसका मालिक बन गया। लेकिन कौन है वो बूढ़ा देहाती आदमी? तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे कुछ नहीं पता, बस थोड़ा सुनने में आया है कि कोई काशीनाथ, सुषमा देवी नाम के दो बूढ़े लोग हैं। क्या कहा? काशीनाथ और सुषमा देवी? क्या सच में यही नाम है क्या? अरे हाँ भाई, यही नाम है। लेकिन तुम क्यों इतना चौंक रहे हो? तुम जानते हो क्या उन्हें? नाम सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी दुकान छोड़कर सीधे अपने घर जाता है। अरे जया, जल्दी सुनो, मेरी बात सुनो जया। तुम्हें पता है क्या? अरे कौन सी ऐसी आफत आ गई जो भागते हुए आ रहे हो?
ऐसा क्या हो गया जो इतना हाँप रहे हो? अरे तुम भी सुनोगी तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और ये चेहरे का रंग उड़ जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या खबर लेकर आए हो? मैं भी तो सुनूं जरा। खबर ये है, मेरे माता पिता यानी तुम्हारे सास ससुर अब कोई गरीब लोग नहीं रहे, वो बहुत अमीर हो गए हैं। उन्होंने शहर आकर मेरी दुकान के सामने वाला रेस्टोरेंट भी खरीद लिया है। अच्छा, ये क्या कह रहे हो आप? क्या ये सच है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अरे हाँ, बिल्कुल सच कहना हो। विश्वास नहीं तो साथ चलकर देख लो। हाँ, हमें चलना चाहिए। उनके सामने माफी का नाटक करके वो होटल अपने नाम करा लेते हैं। यही सही मौका है उनकी संपत्ति हड़पने का। हाँ, सही कह रही हो। जल्दी चलो और जितना हो सके नाटक करना, जिससे वो हमें माफ कर दें। माफी का झूठा नाटक करने जया और रोहन दोनों भागते हुए होटल पहुंचते हैं। अंदर अपने बूढ़े माता पिता को देखते ही दोनों नाटक करना शुरू कर देते हैं। अरे माँ, बाबूजी आप, मैं बता नहीं सकता आप दोनों को देखकर मैं कितना खुश हूँ। जया देखो, हमारे माँ बाबूजी। अरे हाँ, माँ बाबूजी आप कब आए और घर क्यों नहीं आए? आपके जाने से घर सूना हो गया है। हम आपको बहुत याद करते हैं। आप हमारे साथ अपने घर चलिए। अपने घर? कौन सा घर? कौन हो भाई तुम लोग जो यहाँ मेरे होटल में आकर नाटक कर रहे हो? अरे पिताजी, मैं आपका बेटा रोहन और ये आपकी बहू जया। आप हमारे माता पिता हो। कौन सा बेटा, कौन सी बहू? हम किसी को नहीं जानते। ना हम किसी के माता पिता हैं, ना हमारा कोई बच्चा है। अरे माँ, सही से देखो, मैं रोहन हूँ। आपने ही मुझे पाला है और ये आपकी बहू जया है। अरे भाई, कितनी बार बोलें, हम किसी रोहन जया को नहीं जानते। सीधे सीधे भाग रहे हो यहाँ से या धक्के मारकर भगाए तुम्हें? बिरजू बेटा, जरा इनको धक्के मारकर बाहर फेंको यहाँ से। पता ही कौन कौन आ जाता है। जी मालिक, अभी फेंकता हूँ। रोहन और जया दोनों को धक्के मारकर होटल से निकाल देते हैं। दोनों मुंह लटकाकर वापस चले जाते हैं। ऐसे लोभी और नालायक बेटे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं ये सारी संपत्ति किसी अनाथालय में दान दे दूंगा, लेकिन ऐसे लोभी बेटे और बहू को कभी नहीं। काशीनाथ जी अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय में दान कर देते हैं और अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी अपने गांव में बिताते हैं।